अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। चूँकि मास्टर्स और बीएस के एग्ज़ाम्स सेमेस्टर वाइज बीएस के एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और मास्टर्स के एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं, तो हम जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करेंगे और साथ साथ हम इंग्लिश की क्रिटिक्स हिस्ट्री भी देख लेंगे, लिटरेचर हिस्ट्री भी देख लेंगे और बाकी तमाम चीज़ें भी। तो हमारा पिछला जो टॉपिक था वो था पोएम्स के हवाले से, व्हाट मेक्स अ पोएम। तो आज जो हमारा टॉपिक है एमए इंग्लिश पार्ट 2 का नावल, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट नावल है, पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, जो लिखा है जेम्स जॉयस ने। तो जेम्स जॉयस जो थे वो एक आयरिश नावल निगार थे। ये उनका पहला नावल था जो 1916 में शाया करवाया गया। इस नावल की सेटिंग डबलिन आयरलैंड में रखी गई 19वीं सदी में। यूनिवर्सिटी अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेती है, अ पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन इज़ नावल अबाउट राइट्स ऑफ पैसेज। कमेंट। पंजाब यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है ये 2017 का। फिर हम देख लेते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में इससे पहले जो क्वेश्चन पूछा गया था 2012 में, व्हाट इज स्टीफन्स डैडलस थ्योरी ऑफ एस्थेटिक, व्हाट इट्स इम्पॉर्टेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ द नॉवल। ठीक है, कमेंट करें। तो यूनिवर्सिटी आपको घुमा फिरा के वही सवालात करती है, सवाल बिल्कुल वही होता है, लेकिन चूँकि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से सवाल पूछा जाता है। अब आप मास्टर्स के एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो सिंपल क्वेश्चन तो नहीं आएगा ना, ज़ाहिर बात है क्वेश्चन तो बहुत ही डिफरेंट तरीके से आएगा, घुमा घुमा कर आएगा। जो बच्चे हैं ना वो परेशान हो जाते हैं सॉरी, जो बच्चे हैं वो परेशान हो जाते हैं, अच्छा ये सवाल तो हमने पढ़ा नहीं हुआ था, ये जवाब अब हम इसका क्या लिखें। लेकिन ऐसा नहीं होता, जवाब आपका जो होता है वो बिल्कुल वही होता है। जब आप थोड़ा सा सवाल को पढ़ लें और ज़रा सा आपको हिंट मिल जाएगा तो आपको वही थ्योरी बीच में लिखनी होती है जो आपने उस नावल आर्टिस्ट के बारे में पढ़ी, उस नावल के बारे में पढ़ी, और जो नावल का थीम था, कॉन्सेप्ट था, उसके हवाले से होती है। फिर क्रिटिक्स ने उसके बारे में क्या कहा, पिछले तमाम क्रिटिक्स ने उनके बारे में क्या कहा, तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके आप एक आंसर बना सकते हैं। लेकिन बच्चे घबरा जाते हैं कि पता नहीं ये सवाल कैसा लिखा गया, मैंने तो ये जवाब पढ़ा ही नहीं। तो आपने घबराना नहीं है, आपने जो पढ़ा है आप उसको लिखें, लिख के ज़रूर आएँ। जो एग्ज़ामिनर्स होंगे वो आपको मार्क्स ज़रूर देंगे और जो उस राइटर के हिसाब से होगा, उसकी थीम के हिसाब से होगा, उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से होगा, जिस वजह से वो नावल लिखा गया, क्यों लिखा गया, उसका बैकग्राउंड क्या था, और फिर एरा कौन सा चल रहा था उस टाइम, उस एरा में क्या क्या हो रहा था, वो तमाम चीज़ें उसको आप एक आंसर बना के लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप ज़रूर पास होंगे। तो चलिए आइए नावल की तरफ चलते हैं। उससे पहले मैं आपको गुजारिश करूँगी आप मेरा यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियोस अपलोड करूं वो आपको मिलती जाएं। तो चलिए आइए हम चलते हैं नावल की तरफ। हमारा नावल पोर्ट्रेट ऑफ एन आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। जेम्स जॉयस, उस वक्त नावल का पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लिमिटेड थर्ड पर्सन है। जिस वक्त इस नावल को शाया किया गया उस वक्त मॉडर्निज़्म का पीरियड चल रहा था। जेम्स जॉयस अपनी हम असर कंटेम्प्रेरी वर्जीनिया वुल्फ की तरह
स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मानी यानी होशो हवास पर इस कहानी को लिखा। अभी जब हम इस प्लॉट का डिस्कस करेंगे तो आप सोचेंगे ये क्या चल रहा है। मैं आपको कहानी सुना रही हूँ या किसी शख्स की आइडियाज़ और फीलिंग या उनकी थॉट्स। ठीक है, चलिए आइए हम स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में पढ़ते हैं कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अ कॉन्टिन्यूअस फ्लोज ऑफ आइडियाज़, thoughts and feelings as they are experienced by a person, a style of writing that expresses this without using the usual method of description and conversation। ठीक है, ये है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस की डेफिनेशन कि एक फ़्लो है आइडियाज़ का, एक थॉट्स का, एक जज्बात का, एक एहसासात का। वो तमाम जो एक्सपीरियंस वो एक पर्सन करता है वो अपनी राइटिंग में बयान कर देता है उसी तरीके से। ठीक है, उसी मेथड से, उसी डिस्क्रिप्शन से और उसी बात से। तो चलिए आइए हम इसकी वजाहत करते हैं। इस तरह की जो कहानियाँ होती हैं वो नॉर्मली इस तरह की कहानियों में जो प्लॉट लिखा जाता है इस तरह से प्लॉट नहीं लिखा जाता, बल्कि किसी शख्स की फीलिंग, उसकी आइडियाज़ और उसके थॉट्स को बताया जाता है। और आज हम इस कहानी का सिर्फ और सिर्फ प्लॉट देखेंगे। तो चलिए आइए हम शुरू करते हैं। ये उस वक्त की बात है जब 19वीं सदी इख्तिताम पजीर हो रही थी। तब इस कहानी की शुरुआत होती है स्टीफन डैडलस के नाम एक छोटे लड़के से, जो अपने बाप साइमन डैडलस की कहानियाँ फेरी टेल्स सुन रहा है। उस छोटे लड़के स्टीफन की फैमिली ने शुरू ही से इस बच्चे पर रिलीजियस और सोशल इन्फ्लुएंस डाल रखा है। यानी कैथोलिक फेथ हो या आयरिश नेशनैलिटी, इसका उसके ऊपर बड़ा असर है। मतलब कि जो जहाँ वो रहता था और जिसका वो मज़हब था, उन सब चीज़ों का उसके ऊपर बहुत असर है। अभी तो ये अपने बाप साइमन की कहानियाँ सुन रहा है, लेकिन इसका दिमाग तो कहीं और ही चल रहा है। स्टीफन, बच्चे की माँ का नाम है मैरी डैडलस और उसकी एक गवर्नेंस भी है जिसका नाम है मिसेस रियॉर्डन डेंटे। ठीक है, अब तो ये हो गया है नावल का पहला सीन। हमने क्या पढ़ा नावल के पहले सीन में कि वो अपने फादर से स्टोरी सुन रहा है। आइए देखते हैं अगला सीन क्या होगा। अगले सीन में अगला सीन यूँ है कि जब स्टीफन बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया और जब ये बड़ा हो जाता है तो उसको एक बोर्डिंग स्कूल ज्वाइन करना पड़ता है। उस स्कूल का नाम होता है कोलोंगवेज वुड कॉलेज। उस स्कूल को ज्वाइन करने के बाद स्टीफन बच्चा शुरू में ख़ुद को बड़ा लोनली, अकेला महसूस करता है। घर जाना चाहता है क्योंकि स्कूल के बाकी बच्चे भी उसको परेशान करते थे। लेकिन वक्त के साथ साथ ये बच्चा उस स्कूल के बच्चों के साथ और स्कूल के माहौल में घुल मिल गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक दिन स्टीफन बच्चा बीमार पड़ गया, उसको अस्पताल जाना पड़ गया। वहीं कुछ वक्त उसने अस्पताल में गुजारा। तो जब ये अस्पताल में था उसको पता चला कि एक मशहूर सियासी पार्टी चार्ल्स स्टीवर्ट पार्नल की हाल ही में डेथ हो गई है। अब कुछ महीने बाद स्टीफन बच्चे के विंटर वेकेशन शुरू हो गए हैं, तो ये वापस अपने घर आ गया और उसके घर वाले इस सियासी रहनुमा की मौत और कैथोलिक चर्च पर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे थे। ठीक है, हमने देखा कि उसके ऊपर किस चीज़ का इन्फ्लुएंस था, सोशल भी और रिलीजियस भी। तो अब हमें यहाँ पे ये बिल्कुल रिलेटेबल मिलता है इन्फ्लुएंस। ये बच्चा स्टीफन अपनी फैमिली के अफराद उनके आर्गूमेंट्स को सुन रहा था। अब जब विंटर वेकेशंस ख़त्म हो गए तो ये बच्चा स्टीफन वापस स्कूल गया। उसको स्कूल में एक ऐसी खबर मिली जिसको सुनकर वो घबरा गया। खबर ये थी कि उसके क्लास के 2 लड़के अपनी से बड़ी
2 क्लास के लड़कों से सेक्स करते हुए पकड़े गए हैं, यानी वो कोई गंदा काम कर रहे थे तो वो पकड़े गए हैं। इस बात से सारे टीचर्स बहुत इश्तियाल में थे और ऐसे एक लड़के ने स्टीफ़न बच्चे का चश्मा तोड़ दिया। ऐसे में मतलब ये सिचुएशन चल रही थी, उसने सुनी तो बच्चे ने शरारत की और उसका चश्मा तोड़ दिया, जिससे परेशान होकर एक टीचर ने उस बच्चे स्टीफ़न को बड़ी बुरी तरह पिटाई कर डाली। इस बात से स्टीफ़न को बहुत बुरा लगा कि इसके साथ गलत हुआ है, उसको मार नहीं पड़नी चाहिए थी। उसकी क्लास के तालिब इल्म ने उसको स्टीफ़न को उकसाया कि इस बात की शिकायत इसके जाके रेक्टर को करनी चाहिए कि तुम्हारे साथ गलत हुआ है। मतलब कि स्टीफ़न को उसकी टीचर ने मारा था बहुत ज़्यादा। स्टीफ़न बच्चे ने अपने क्लास फेलो के कहने पर रेक्टर से अपने टीचर के खिलाफ शिकायत कर दी, जिस पर रेक्टर ने स्टीफ़न का साथ दिया। यहाँ हम एक और नहायत अहम बात का जिक्र करते चलें कि स्टीफ़न बच्चे के बाप साइमन की माली हालत कुछ अच्छी नहीं थी। उनकी फैमिली कर्ज के बोझ तले दबती जा रही थी। अब स्टीफ़न बच्चे को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हुए कुछ साल बीत चुके थे, तो समर वेकेशन में ये बच्चा स्टीफ़न अपने अंकल चार्ल्स के पास चला गया। वहीं वो अपने एक दोस्त के साथ वक्त गुजार रहा था। ये अपने उस दोस्त के साथ गलियों में घूम रहा था, जैसा कि अभी ऊपर जिक्र किया गया है, ठीक है। उसकी फैमिली की माली हालत बेहतर नहीं थी, इसलिए उस बच्चे को डबलिन जाना पड़ा। वहाँ पहुँचने पर स्टीफ़न बच्चा, जो पहले से अब मैच्योर हो चुका था, एक लड़की एमा क्लैरे से प्यार कर बैठा। उस लड़की के लिए स्टीफ़न ने एक लव पोएम भी लिखी। अब ये कहानी छलांगे मार मार के कुछ साल आगे बढ़ती है। मतलब कि आप देखिए, जैसे हम ड्रामा में देखते हैं, फिल्म्स में देखते हैं, मैनी ईयर्स लेटर, तो ये भी कहानी अब आगे बढ़ जाती है। स्टीफ़न ने यहाँ डबलिन में स्कूल में आने के बाद एक नए स्कूल बेवरडेयर को ज्वाइन कर लिया था। यहाँ एक नहायत सीरियस स्टूडेंट था और इसी स्कूल में राइटिंग और एक्टिंग सीखने लगा था। स्कूल का थिएटर उसने ज्वाइन कर लिया और थिएटर में ये टीचर का रोल प्ले कर रहा था। कुछ अर्से बाद स्टीफ़न ने अपने बाप साइमन के साथ एक ट्रिप पर गया। यहाँ पर हम बताते चलें कि स्टीफ़न का उम्र का दौरानिया वो गुज़र चुका था जब वो मासूम था, यानी अब उसको सेक्सुअल डिज़ायर्स की फ़िक्र थी। यानी हर इंसान के ऊपर बचपन से गुज़रने के साथ ही एक ऐसा दौर भी आता है जब वो ऐसी फीलिंग्स को महसूस करता है और वो हर पल बेताब रहता है। तो जहाँ हम ये पढ़ रहे थे, जहाँ वो पढ़ रहा था, वहाँ उस पर 1 साल एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ ख़त्म हुआ। उसको उस जगह पर अवार्ड पाया गया, जिसके साथ उसका काफ़ी पैसा भी मिला, जिससे स्टीफ़न को काफ़ी सुकून मिला। तो स्टीफ़न ने सारा पैसा अपने दोस्तों, अपने ख़ानदान पर ख़र्च कर दिया। जब सारा पैसा ख़त्म हो गया तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट का शिकार हो गया, बेचैन महसूस करने लगा और साथ ही ये अपने डिज़ायर्स के लिए इंतहाई बेताब हो गया। अब उसके साथ नफसियाती तौर पर ये मसला था कि जाए कहाँ। किसी के साथ भी वो रिलेशन रखेगा फ़िज़िकल तो वो बदनामी होगी। तो उसने एक तवाइफ़ के पास जाकर अपनी डिज़ायर को पूरा किया। स्टीफ़न ने पहली बार अपनी डिज़ायर को डबलिन में एक तवाइफ़ के साथ पूरा किया। अब उसकी क्लास ने 3 दिन की एक मज़हबी पार्टी ज्वाइन किया, जहां उसने सिन, हल और सफरिंग, गुनाह, दोज़ख और अज़ाब पर एक लेक्चर सुना, जिसे सुनने के बाद स्टीफ़न को बड़ा गिल्टी महसूस हुआ। जो कुछ भी उसने माजी में किया, उसने ये फ़ैसला किया वो अपनी गलतियों को मानेगा और एक मज़हबी ज़िंदगी गुजारेगा। मतलब कि जब उसको लगा कि वो गलत था, उसकी डिज़ायर्स रॉन्ग थी, तो उसने डिज़ायर्स का गलत वे का इस्तेमाल किया है। तो उसको अब महसूस हुआ कि वो एक गलत, जिस मज़हबी पार्टी को उसने बाद में ज्वाइन कर लिया था, वहाँ से उसको पता लगा कि जन्नत और जहन्नुम का फ़र्क को और गुनाह को कि गुनाह से बचने को और गुनाह करने के बाद तौबा करने को उसको पता लगा। तो जब उसने गिल्टी महसूस किया तो उसने ये फ़ैसला किया कि अब वो माजी की गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएगा,
लेकिन थोड़ी ही अरसे के बाद उसका जो रिलीजियस डॉगमा बिलीफ था वो कमज़ोर पड़ने लगा। मज़हबी अक़ीदा, डॉगमा बिलीफ होता है मज़हबी अक़ीदा, जो कमज़ोर पड़ने लगा। उसके दिमाग में शकूक व शुबहात आने लगे। फिर उसने यूँ किया कि उस मज़हबी अक़ीदे को एक तरफ रख के बहुत सारे असूल अपना लिए, जिसमें वो मास्टरबेशन, वाइफ के पास जाना। तो जहाँ ये पढ़ता था कि उसके डायरेक्टर ने एक दिन उसको अपने पास बुलाया और उकसाने लगा कि ये प्रीस्ट बन जाए। मतलब कि वो तमाम चीज़ों पे फिर वापस आ गया था और फिर उसके डायरेक्टर ने उसको बुलाया कि तुम प्रीस्ट बन जाओ। लेकिन स्टीफ़न को एहसास हुआ कि ये ज़िंदगी बोरिंग होती है, इसमें मज़ा नहीं आता। इसने यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन में एडमिशन के लिए अप्लाई किया। एक दिन स्टीफ़न समुद्र के किनारे घूम रहा था। उसने सोचा कि ये सब कुछ बनने की बजाय एक मुसन्निफ़ बनना चाहिए, राइटर बनना चाहिए। फिर उसने पानी में खड़ी हुई एक लड़की को देखा और वो खुशी से झूम उठा। उस कहानी का अगला सीन ये होता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ डबलिन, जहाँ स्टीफ़न ने एडमिशन लिया था, वहाँ ये एक बहुत वेल रिस्पेक्टेड तालिब इल्म थी और लेकिन वहाँ ये अपनी क्लासों को छोड़कर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहा। फिर उसने एमा के लिए एक लव पोएम लिखी और फाइनली स्टीफ़न ने इस कहानी के आखिर में आयरलैंड को छोड़ दिया और एक मुसन्निफ़ बनने के लिए चला गया। यहाँ पे तमाम जो डिस्कशन हुई है वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में हुई है कि उसने जो महसूस किया राइटर ने, वो उसने लिख दिया। उसकी चाहे वो थॉट्स थी, फीलिंग्स थी, जो भी था, वो सब कुछ उसने अपने पेन डाउन कर दिया। तो ये था हमारा नॉवल पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन। ठीक है, यहाँ पे हम बर्नार्ड रिचर्ड का एक कोट करेंगे कि एवरीवन हैज़ अ सडन फ्लैशेस ऑफ परसेप्शन एंड इनसाइट, राइटर्स हैव अ नेम फॉर देम, एपिफेनी। एपिफेनी की जो टर्म है वो सडन स्पिरिचुअल मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, आपके ऊपर किसी भी रूहानी कैफियत का इंकशाफ हो जाता है। तो हमने स्टीफ़न के लाइफ के बहुत सारी चीज़ें देखी जिसमें स्टीफ़न की लाइफ पहले बिल्कुल ही अकेली थी, लोनली लाइफ थी। फिर वो लोगों में बाहर रहा, फिर वो स्कूल्स में रहा, फिर जब उसको एक टीचर से मार पड़ी, वो और ज़्यादा तकलीफ़ का उसको सामना करना पड़ा उसको मेंटली। फिर उसने वो चूँकि वो इतने ज़्यादा रिच नहीं थे, एक्सपेंसेस बेयर नहीं कर पाते थे उसकी फैमिली, तो उस स्कूल से उसको हटना पड़ गया। ये भी उसके दिमाग पर उसका बहुत असर गया। फिर वो डबलिन में रहा। डबलिन में उसने स्कूल ज्वाइन किया, कॉलेज ज्वाइन किया। तो डबलिन में जो उसने स्कूल ज्वाइन किया उसमें भी उसको बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिससे जो राइटर था, जो स्टीफ़न का किरदार था, वो एक गलत तरीके पे चल पड़ा। लेकिन वो दरमियान में हम देखते हैं उस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में कि वो अच्छे साइड पर भी आया था, लेकिन फिर एक दफ़ा दोबारा गलत तरीके पे चल पड़ा। फिर जब सब लाइफ काफ़ी पास ऑन होती गई, फिर उसने एक राइटर बनने का फ़ैसला कर लिया और एक लाइफ अच्छी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। जब उसकी ज़िंदगी में एक लड़की आ गई और उसने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने का फ़ैसला कर लिया। तो ये था हमारा नावल स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस और के बारे में, पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, और नावल है जेम्स जॉयस का। पंजाब यूनिवर्सिटी में के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट नावल है, आप इसको तैयार करिए। और ये नावल की समरी थी और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का क्वेश्चन था। बेसिकली हमने उस क्वेश्चन को डील किया है और हमने वो सारी कहानी बताई है, जो समरी बताई है उस क्वेश्चन की, कि स्टीफ़न की लाइफ कैसे में ऊपर उतार चढ़ाव का शिकार रही है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। बेल आइकन